यह है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि चेंचन अंधेरे में लात मारता है, पर सामने वाले का लेवल समझ नहीं पा रहा, इसलिए स्माइल बनाए रखता है। फिर वह सजेस्ट करता है, जूनियर ब्रदर चैन, कुछ लड़कियां अभी माउंटेन पर ले जाई गई हैं इमॉर्टल्स के लिए फेटेड पार्टनर की खोज में। सुना है? एक तो सच में जबरदस्त है। क्या समझे? चलना चाहते हो मिलने? अब आगे। आसमान बिल्कुल साफ था। अगर आप इविल स्पिरिट सेक्ट के माउंटेन के ऊपर मंडराती काली स्मोक को इग्नोर कर दें, जितनी जगह ब्लैक स्मोक से कवर नहीं थी, वहां की ब्लू स्काई बड़ी क्लियर दिख रही थी। इसी वजह से ब्लैक स्मोक और भी ज्यादा अलग नजर आ रही थी, जैसे आसमान को स्प्लिट कर रही हो। जो भी सिर उठाता उसको ब्लू और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट जरूर नजर आता। कुछ व्हाइट क्लाउड्स भी इधर उधर तैर रहे थे और चमकती धूप के नीचे कोई भी इंसान थोड़ा लेजी महसूस करने लगता। अगर सर्दियां ना होती तो यह वेदर शायद और भी परफेक्ट लगता। सूमिंग ने अपना सिर उठाकर स्काई की तरफ देखा। चेंचन की सजेस्टिव बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। यह सब उसके लिए एक नया अनुभव था। चाहे डार्क माउंटेन हो, नाइन्थ समिट हो या शामन्स की लैंड हो, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। इस सेक्ट में आने से पहले उसने कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं जानी थी। वो कोई सक्सेसर डिसाइपल नहीं लग रहा था और किसी ने उस पर खास ध्यान भी नहीं दिया। उसे आउटर सेक्ट से निकालकर यहां भेजा गया, जैसे एग्जाइल्ड कर दिया गया हो। और यहां लिबरल लॉज में उसकी मुलाकात हुई चेंचन से, जो उसको एक गंदी सी स्माइल के साथ देख रहा था। और सूमिंग को देखकर अब उसके चेहरे पर भी एक फेंट स्माइल आ गई। अचानक उसे यह महसूस हुआ कि उसे यह फीलिंग कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। उसको यह समझने में देर नहीं लगी कि चेंचन इतना फ्रेंडली क्यों दिख रहा है। सब इसलिए क्योंकि उसे सूमिंग का असली बैकग्राउंड अब तक नहीं समझ आया। दिखावे में तो लग रहा था जैसे सूमिंग आउटर सेक्ट से यहां भेजा गया है। वो लग रहा था जैसे पनिशमेंट के तौर पर एग्जाइल दिया गया हो। लेकिन इविल स्पिरिट सेक्ट में ऐसे डिसाइपल्स को फिर वापस बुला लिया जाना भी होता था। इसी वजह से लॉजिकली चेंचन का यह रवैया बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। सूमिंग ये सब सोचता है और फिर उस आदमी को देखकर सिर हिलाता है, थोड़ा मुस्कुराता है। चेंचन बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करता। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है, एकदम सॉलेम्न, और अंदर से रिस्पेक्ट प्लस एडमिरेशन ब्लेंड हो जाती है। चेंचन प्रोफाउंड नजर से देखकर धीरे से सिर हिलाता है। चेंचन बोलता है, जैसे एक्सपेक्टेड था, एक आउटर सेक्ट डिसाइपल का लेवल। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था जूनियर ब्रदर चैन, क्योंकि मुझे तुम्हारी कैरेक्टर समझनी थी। अगर तुम मान जाते सर्वेंट गर्ल्स को मैनेज करने और रोज खूबसूरत लड़कियां तुम्हें बॉस बुलाए, मैं तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। हम कल्टीवेटर्स को अपने कैरेक्टर को लस्ट के लिए खराब नहीं करना चाहिए। ऐसा काम तो हमेशा मना है। अगर तुम मान जाते तो मैं खुद तुम्हें समझाता। क्योंकि हम डिसाइपल्स हैं और मैं सीनियर हूं, तो यह मेरा फर्ज है सही रास्ता दिखाना। मैं हमेशा सेल्फलेस रहा हूं, तभी तो सेक्ट ने मुझे यह इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी है। तुम सबसे वेलिएंट डिसाइपल हो और इंसान भी, जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। चेंचन सब कुछ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और हर डायलॉग के हिसाब से फेस एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं। यह सब ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सूमिंग की भलाई के लिए कर रहा हो, जैसे बस टेस्ट ही चल रहा हो। चेंचन बोलता है, तो जूनियर ब्रदर चैन, तुम परचेज का काम संभाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उसने देखा सूमिंग थोड़ा फ्राउन करता है और उसके होते ही चेंचन का मूड और बोलने का अंदाज तुरंत चेंज हो जाता है। सुपर, चाहे ये कितना भी इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब उसका एक्सप्रेशन बर्निंग राइटियसनेस का है। चेंचन बोलता है, क्योंकि बाकी सभी के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए यह घटिया काम है। परचेसिंग मतलब हर वक्त माउंटेन से बाहर जाना पड़ता है। यह तुम्हारे जैसे तपस्वी के लिए अपमान है जूनियर ब्रदर चैन। मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा, तुम्हारा कल्टीवेटर टाइम बर्बाद होगा। टाइम क्या है जूनियर ब्रदर चैन? टाइम ही तो जिंदगी है। तुम फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें लाइफ वेस्ट नहीं करने दूंगा। और हां, यह सब मैं टेस्ट कर रहा था। तुमने अब तक जितना मुझे इंप्रेस किया है, उतना कोई भी नहीं। मैं प्राउड हूं कि इविल स्पिरिट सेक्ट को तुम जैसे टैलेंटेड लोग मिले। चेंचन बातें बादल की तरह बहती रहती हैं। सूमिंग बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलता। साथ साथ चेंचन सूमिंग के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करता जा रहा था और धीरे धीरे उसके अंदर एंजाइटी बढ़ने लगती है। उसको लगता है वो इस लड़के का दिमाग पढ़ ही नहीं पा रहा। यूजुअली जब आउटर सेक्ट से कोई भेजा जाता है, वो थोड़ा बात करके बड़ी आसानी से दिमाग पढ़ लेता। फिर उस बंदे की आउटर सेक्ट में वैल्यू पता चल जाती, या पता चल जाता कोई बैकग्राउंड है या नहीं। इस तरह वो डिसाइड करता कि किसको दबाओ, किसकी चापलूसी करो, किसके साथ नॉर्मल रहो। वो हमेशा कंप्लेन करता था कि ये जॉब बड़ी टफ है,
रोज दूसरों का मूड, इंपॉर्टेंस सब समझना पड़ता है। पर चेंसू, सू मिंग की बात उसके बस की नहीं लग रही थी। स्टार्ट से ही इसने कुछ नहीं बोला। इसका काम कंट्रोल्ड बिहेवियर लग रहा था, जैसे ये आउटर सेक्ट से निकला हुआ नहीं, बल्कि किसी रिच फैमिली का लड़का हो जो यहां कैजुअली स्ट्रोल कर रहा हो। चेंचन सोचता है ये किसी बड़े लेवल का है, इसकी कल्टीवेशन हो या ना हो, बैकग्राउंड भयंकर है, वरना इस उम्र में ऐसे कंपोस्ट कौन रहेगा। ये सबसे मुसीबत वाले हैं। मेरा 20 साल का चार्ट है, एब्सोल्युटली डू नॉट प्रोवोक। इसमें ये 3rd टियर पे तो पक्का है। वो दिमाग में चार्ट बना लेता है। जो बाहर से निकाले डिसाइपल्स आए, कोई एरोगेंट मिले, कोई अलूफ, सब हैंडल कर लिए। जो स्माइल करता पर आंखों में ग्लिंट हो, या जो खौफनाक देखना चाहे, सब टाइप देखे। लेकिन इसकी आंखें नहीं पढ़ सकता। वो हर नए बंदे को समझाता है, चाहे कुछ भी हो, मेरा एरिया है तो यहां शेर भी आकर चुप हो जाते हैं और टाइगर भी लेट जाता है। अब चेंचन और ज्यादा बैंड होकर और चमकती स्माइल के साथ बोलता है। चेंचन बोलता है, मुझे सबसे सही जॉब मिल गई तुम्हारे लिए, जूनियर ब्रदर चेन। तुम स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट हो। फिक्र मत करो, तुम्हारे भले और इविल स्पिरिट सेक्ट के फ्यूचर के लिए मैं ये पोजीशन तुम्हें दे रहा हूं। पता है तुम ये काम नहीं चाहोगे, पर लगता है तुम इसके लिए मुझसे ज्यादा परफेक्ट हो। मना मत करना, ये ईस्टर्न वेस्टलैंड के फ्यूचर का मामला है। 10,000 लोगों की किस्मत जुड़ी है। अब चेंचन का एक्सप्रेशन अल्टीमेट कंपैशन हो जाता है, मुंह में थोड़ा कंपी, जैसे ईस्टर्न वेस्टलैंड के लॉर्ड की डेथ विश सू मिंग को ट्रांसफर कर रहा हो। सू मिंग एक पल को हैरान रह जाता है। अगर उसे यकीन न होता कि यह चेंचन सचमुच बेवकूफ है, तो सोचता बाल्ड क्रेन हो सकता है। सू मिंग सोचता है सिर्फ बाल्ड क्रेन ही इस लेवल का मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो और भी ज्यादा हर ख्वाहिश पूरी करवा सकता था, इसलिए बाल्ड क्रेन विनर होता। सू मिंग बोलता है, मुझे एक शांत, थोड़ी दूर सी जगह चाहिए। मैं आइसोलेशन में कल्टीवेशन करूंगा। उसकी आवाज पहली बार सुनाई दी, काम और फ्लैट पर पावरफुल तरीके से। चेंचन का दिल फिर तेज धड़क गया, 2 कदम पीछे हट गया। सू मिंग को ऊपर से नीचे देखा। अंदर सोचता है, रैंक इंक्रीज। ये लड़का 3rd टियर पर नहीं, 2nd टियर पर है। वो थोड़ा एंग्जस था, पर चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। स्माइल ज्यादा तेज हो गई। चेंचन बोलता है, वाह, वही सोचा था मैंने। जूनियर ब्रदर चेन, तुम्हें पहचान लिया। मेरा रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। साथ ही थम्स अप देता है और सच्चे स्माइल के साथ राइट हैंड से एक जेड स्लिप निकालता है। चेंचन बोलता है, जूनियर ब्रदर चेन, अब बोलने की जरूरत नहीं। यहां मैप है, जहां चाहो ग्लोइंग स्पॉट चुन लो, बस ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ऊपर वाले आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं फेयर, ऑनेस्ट हूं। मैं दूसरों की सोचता हूं, अपनी नहीं। थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे तो तुम खुद देख लोगे, जूनियर ब्रदर चैन। सू मिंग के चेहरे पर अजीब लुक आता है। जेड स्लिप लेकर वो अपनी डिवाइन सेंस उसमें भेजता है। तुरंत एक मैप दिमाग में बन जाता है, सारे ग्लोइंग स्पॉट्स के साथ। चेंचन आंखों के कोने से देखता है, खुद भी अंदर एक छोटी सी ग्लिंट के साथ खुश होता है। सोचता है, अगर आउटर सेक्ट के पास जगह चुनी तो इसका मतलब आउटर सेक्ट वापस जाना लगभग फिक्स है। मिडिल में चुनी तो स्टिल डाउटफुल, और अगर नीचे फुट ऑन ऑफ माउंटेन पे जगह चुनी तो इसका मतलब इसका फ्यूचर अनसर्टेन है। थोड़ा गलत भी हो सकता है, पर इससे मैं काफी कुछ समझ सकता हूं। सू मिंग मैप देखते ही वो जगह सेलेक्ट करता है जो डबल स्टोरी बिल्डिंग के सबसे नजदीक है, ऑलमोस्ट आउटर सेक्ट के पास। चुनकर जेड स्लिप चेंचन को वापस दे देता है। चेंचन स्माइल के साथ स्लिप देखकर एक पल को अननेचुरल लगता है, फिर चेहरा नॉर्मल कर लेता है, लेकिन आंखों में एक यूनिक ग्लिंट आ जाती है। सोचता है, मैं गलत नहीं हो सकता। इसका बैकग्राउंड काफी बड़ा है। 1 महीने में यहां से चला जाएगा, मुझे सर्व करना पड़ेगा। 1st टियर में अब तक किसी को नहीं मिला, लेकिन यह 2nd टियर के टॉप पर है। और वैसे भी 1st टियर वालों से मिलने की इच्छा नहीं। वो जगह जो सू मिंग ने चुनी थी आउटर सेक्ट के पास थी, लेकिन असल में माउंटेन के पीछे एक अकेली जगह पर थी। बहुत कम लोग वहां आते थे। वहां एक सिंपल सा हाउस था, चारों तरफ घास और झाड़ियां उग आई थीं। साफ पता लग रहा था कि कई समय से कोई सफाई नहीं हुई थी। यहां की वर्ल्ड पावर ज्यादा डेंस नहीं थी, और पहले जिस कोर्टयार्ड में सू मिंग रुकता था उससे कंपेयर करो तो यह जगह काफी कमजोर थी। और वो डबल स्टोरी बिल्डिंग जो सू मिंग को सबसे ज्यादा टेम्प्ट करती थी, वो तो अभी भी काफी दूर थी। लेकिन यह जगह बहुत शांत थी और डबल स्टोरी बिल्डिंग के काफी करीब भी। अक्सर अगर सू मिंग घर के बाहर खड़ा होकर ऊपर देखता तो उसे माउंटेन के अपर मिडल में उस बिल्डिंग का धुंधला सा शैडो भी नजर आ सकता था। सू मिंग ने आसपास गौर से देखा और जगह से काफी सेटिस्फाइड हुआ। चेंचन ने सोचा था किसी को भेजकर सफाई करवा दे, लेकिन सू मिंग ने मना कर दिया। उसको सब कुछ ओरिजिनल रहने देना था ताकि वो जगह और सेक्लूडेड लगे।
सेंचन सूरज ढलने के बाद भी सुमिंग के पीछे पीछे हंसते हुए घूमता रहा, उसकी खैरियत पूछता, सर्वेंट लड़कियों की जरूरत पूछता। सुमिंग ने हर बार मना किया, लेकिन चेंचन फिर भी स्माइल करता रहा। जब शाम हो गई और सुमिंग के चेहरे पर थकान के हिंट्स दिखने लगे, तब चेंचन ने उसको फोल्ड हैंड करके फेयरवेल बोला और चला गया। चेंचन क्या सोचता था जब वो वापस जा रहा था, वो फिलहाल छोड़ो। शाम ढलने के बाद सुमिंग अपने कमरे में नहीं बल्कि घर के बाहर दीवार से टेक कर बैठकर आसमान देखने लगा। इस वक्त सर्दियां चल रही थीं। चारों तरफ झाड़ियों पर बर्फ की परत चढ़ी थी। आसमान से अब भी थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही थी। एक स्नोफ्लेक सुमिंग की आंखों के सामने आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। बर्फ उसके हाथ पर गिरते ही पिघल गई। हाथ को ठंडी सी लगन छोड़ गई। सुमिंग सोचता है, अगर स्नोफ्लेक्स का किस्मत सिर्फ जमीन पर गिर के पिघलना ही है तो क्या उसे ही उनका फेट कहना चाहिए। तब तक सुमिंग अपना 6/10वां कल्टीवेशन रिकवर कर चुका था, लेकिन अभी भी पीक फॉर्म से काफी दूर था। उसके एस्टिमेट के मुताबिक जब तक वो डबल स्टोरी बिल्डिंग में नहीं चला जाता, कम से कम 10 साल और लगेंगे पूरे तरह रिकवर होने में, चाहे वो यहां करे या आउटर सेक्ट वाले कोर्टयार्ड में। इनिशियल हीलिंग तेजी से होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो रिकवरी बहुत स्लो होती जाती है। आखिरी 4/10वां रिकवरी की स्पीड पिछले 6/10वें के आगे कुछ भी नहीं। सुमिंग की आंखों में चमक आई। मुझे हर हाल में उस डबल स्टोरी बिल्डिंग में जाना होगा। उसने अपना हाथ सीधा किया। उसकी हथेली पर एक सफेद बाल था। उस बाल पर पहले से एक नॉट था। सुमिंग ने अपना दाहिना हाथ उस नॉट पर रखा, आंखें हल्की बंद की और बिल्कुल शांत होकर वो एहसास पाने की कोशिश की जैसा उसके पिता ने सिखाया था। समय बीतता गया और बाहर अब पूरी तरह अंधेरा छाने लगा और बर्फ गिर रही थी। जमीन पर सफेदी का ढेर लग गया। रास्ते भी अब बस स्नो से ही चमक रहे थे। सुमिंग अब भी अपने घर के बाहर वॉल से लग के बैठा था। उस सफेद बाल का लंबे से स्ट्रैंड उसके फिंगर्स में था, जिससे एक हल्की खुशबू आ रही थी। रात भर वो उसी में खोया रहा। अगली लिटिल थिंग के पिता की सिखाई हुई टेक्निक ग्रास नॉट रिकॉर्ड्स का मूल समझने की कोशिश करता रहा। सुमिंग न श्राप दे रहा था न किसी को ब्लेसिंग। अभी वो बस किसी का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब इस बाल पर और नॉट्स बन जाएंगे, वो उसे एक डॉल बना लेगा और उसकी पावर से वो बुरी औरत का माइंड कंट्रोल कर सकेगा। जब किसी का माइंड पूरा कंट्रोल हो तो वो इंसान पपेट बन जाता है। तब सुमिंग डबल स्टोरी बिल्डिंग में बिना किसी की नजर में आए घुस सकता है और वहीं आराम से कल्टीवेशन कर सकता है। वो अटैक भी कर सकता है, लेकिन अभी उसकी कल्टीवेशन पूरी रिकवर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट स्ट्रेंथ यूज करना रिस्क था। और अगर वहीं बजकर सोल रेल्म का ब्रेक थ्रू चाहिए तो उसे किसी प्रोटेक्टर की भी जरूरत है। अगर वो बुरी औरत को कंट्रोल कर ले तो हर चीज एक साथ मिल जाएगी। जब सुबह हुई, सुमिंग ने आंखें खोली और समझ की एक चमक उसमें थी। बिना देर किए उस बाल पर एक और नॉट बांधा। अब उस बाल पर 2 नॉट्स थे। जब दूसरा नॉट बना, डबल स्टोरी बिल्डिंग में बालकनी पर बैठी हुई बूढ़ी औरत अचानक कांप गई। उसने तुरंत आंखें खोली। उनकी शक्ल पर सरप्राइज और बिविल्डरमेंट था। वो तुरंत ग्रेव एक्सप्रेशन में डिवाइन सेंस आसपास फैला देती है, लेकिन चाहे जितना भी वो एरिया स्कैन करे, उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। जैसे सब कुछ एक पल पहले हुआ ही नहीं हो। पर उसने अंदर से सचमुच एक चुभन का सेंसेशन महसूस किया, जैसे किसी ने उसके सोल में बारीक सी सुई चुभा दी हो। ज्यादा पेन नहीं, पर सीधा सोल तक पहुंचने का एहसास। बूढ़ी औरत ने कुछ देर सोच के फिर पूरे शरीर को चेक किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। वो बस अनसर्टेन होकर फिलहाल इग्नोर कर देती है। सर्दी हमेशा सबसे लंबी लगती है। इस महीने जब सुमिंग आउटर सेक्ट से निकाला गया, बर्फ जब भी पड़ती और तेज पड़ती। एक दिन तो इतनी ज्यादा बर्फ आई कि आसमान को भी चिपटी सी दिख रही थी। आसमान भी रोया, अपने आंसू स्नो बना दिए। लेकिन जब बर्फ एक हद से ज्यादा जमा हो जाए, वो पहाड़ों को भी तोड़ सकती है, सारी दुनिया को जाम सकती है और सब जीवित चीजों को मिटा सकती है। अब स्नो घर और जमीन को कवर कर रहा था। सुमिंग के मेडिटेशन की जगह पर भी हीप बन गया था। सुमिंग वही सफेद बाल पकड़े रखता है। इस महीने उसने कल्टीवेशन रिकवरी पर काम नहीं किया, बस नॉट्स और ग्रास नॉट रिकॉर्ड्स समझने की कोशिश की। अब बाल पर 6 नॉट्स बन चुकी थीं। उसने ज्यादातर नॉट्स सिर्फ समझ पर बांधे, विल कम डाली थी, लेकिन जब उन्हें पकड़ता उसे लगता जैसे अपने ही ख्यालों को छू रहा हो। चेंचन बीच बीच में आता। उसका हॉस्पिटैलिटी ऐसा था कि लगता जैसे सुमिंग सीनियर हो, वो जूनियर या एक रुकी। आज भी वो आया, 1 दर्जन लेबरर्स के साथ। सब बहुत रेस्पेक्टफुल थे। चेंचन के कहने पर सब लोग स्नो क्लियर करते हैं। सुमिंग आंखें बंद करके सब इग्नोर करता है। अगर चेंचन वैसे ही समझदार बना रहा तो हो सकता है
फ्यूचर में सुमिंग उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दे, पर वो किस चीज को समझे और कैसे यूज करे वो सेंचन पर डिपेंड करेगा। 1 महीने बाद सुमिंग ने हाथ में वो सफेद बाल लेके सोचा, अब तक सिर्फ 6 नॉट्स ही हुए हैं। वो चाहता तो 7वां तुरंत बना देता, पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। उसने बाल की तरफ चुपचाप देखा और हाल ही में महसूस की हुई एपिफनीज याद की, ग्रिप समझी। पहले के 6 नॉट्स तो समझ से बांधे थे, अब लग रहा था 7वें नॉट में अपनी विल डालनी होगी, यही की बनेगा। इस नॉट की इंपॉर्टेंस ये थी कि अगर सुमिंग फेल हो गया तो पूरा स्ट्रैंड डस्ट बन जाएगा, पर अगर सक्सेसफुल हुआ तो विल को उस बाल में डालकर पहली तरफ जीत की तरफ बढ़ेगा। सुमिंग सोचता है, सिर्फ 1 बाल है मेरे पास, गलती हो गई तो और बैकअप रेडी करना पड़ेगा। उसकी आंखें चमक उठीं, हाथ चले, उसने 7वां नॉट बांधा। जब वो नॉट बना उसके पूरे शरीर में एक झटका महसूस हुआ। उसने अपने मन में एक थॉट रिपीट किया, मैं तेरा मास्टर हूं, मेरी विल तेरी विल है और तू मेरी हर बात मानेगी। वो ये वर्ड्स रिपीट करता गया, फिर उस नोट पर बिन सेहर एक पेपर पर लिखने जैसा वर्ड्स लिखता गया, लेकिन अपनी विल कोई सिंपल मॉडल पर नहीं बल्कि एक पावरफुल कल्टीवेटर के बाल पर डालना सू मिंग के लिए आसान नहीं था। वो अभी बिगिनर था, अगली लिटिल थिंग के पिता जैसे जीनियस नहीं था, और सबसे जरूरी अगली लिटिल थिंग के पिता मॉर्टल थे और उनके डोल्स भी मॉर्टल्स के लिए थे। थक जाते थे लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। पर सू मिंग एक कल्टीवेटर की विल को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए बैकलैश भी हैवी था। इस प्रोसेस में सू मिंग की आंखों से खून आंसू की तरह निकल गया, कान भी खून से भर गए, पूरा शरीर कांप गया। उसकी सांस एक पल को फ्रीज हो गई। कुछ ब्रीथ्स के बाद सू मिंग ने लंबा सांस लिया, आंखों और कानों का खून साफ किया, नीचे देखा, सफेद बाल पर अब 7 नॉट्स थे, लिप्स पर एक फेंट स्माइल आ गई। वो सोचता है, ये आर्ट वाकई डरावनी है। अगर इसे मास्टर कर लिया तो बिना दिखाए किसी को मार भी सकता हूं, कंट्रोल भी कर सकता हूं, लेकिन बैकलैश भी बहुत भारी है। सू मिंग आंखें बंद करता है। जैसे ही ये 7वां नॉट बना, डबल स्टोरी बिल्डिंग में जो बूढ़ी औरत मेडिटेट कर रही थी वो अचानक तेज कांप गई। उसके मुंह से खून का स्ट्रीम निकल गया, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखें खोली, फौरन खड़ी हो गई, डिवाइन सेंस चारों तरफ फैलाई, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसका चेहरा डार्क हो गया। पल भर पहले उसे एक आवाज सुनाई दी, पर जब ध्यान से सुनना चाहा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसको पक्का लग गया कि वो आवाज एक यूनिक मेथड से उसकी सोल पर कुछ कर रही थी। बूढ़ी औरत सोचती है, बच्चों वाली हरकतें, तू सामने नहीं आ रहा तो चलो आर्ट्स की बैटल हो जाए, देखते हैं तेरा अजीब सा आर्ट ज्यादा पावरफुल है या मेरी सोल कैचिंग लोटस आर्ट। बूढ़ी औरत ठंडी स्माइल के साथ फर्स्ट फ्लोर पर आती है, लोटस पे बैठी स्टैच्यू के सामने एक नजर डालती है, खुद क्रॉस लेग्ड बैठ जाती है। तभी स्टैच्यू की आईज ब्रिलियंट लाइट से चमकने लगती हैं। वो लाइट उस बूढ़ी को कवर करती है। वो सोचती है, अगली बार मिले तो डायरेक्ट लड़ाई होगी, और आंखें बंद करके एक पावरफुल एनिमी का इंतजार करने लगती है। इधर सू मिंग ने उस सफेद बाल पर 8वां नॉट बांधा ही नहीं, चाहे 1 महीना और निकल गया हो। 3 बार उसने ट्राई किया, पर हर बार उसका हाथ रुक जाता। वो एहसास ही नहीं ढूंढ पाया, वो वेग सेंसेशन जो अगली लिटिल थिंग के पिता ने बताई थी। सू मिंग को लग रहा था अगर जबरदस्ती 8वां नॉट बांध दिया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सू मिंग ने 2 महीने में पहली बार वो बाल हटा दिया और डिसाइड किया कि अब वो खुद को फोर्स नहीं करेगा। उसने दिल को शांत किया। सू मिंग सोचता है, मुझे किसी पर टेस्ट करना पड़ेगा, ये ग्रास नॉट रिकॉर्ड से बनी हुई कंप्लीट डॉल, तभी मैं पूरी तरह यकीन कर पाऊंगा कि 8वें नॉट में कुछ गलत नहीं होगा। उसने आंखें हल्की सी बंद कर लीं। अब साल का सबसे ठंडा महीना था और नए साल का पहला दिन पास ही था। उसके गांव की परंपरा के हिसाब से साल का पहला दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तब पूरा परिवार साथ होता है, घर खुशी और गर्माहट से भर जाता है। सू मिंग को अब भी याद था, पिछले साल वो अगली लिटिल थिंग के घर पे पहली बार न्यू ईयर पे था, जब डार्क माउंटेन छोड़ने के बाद पहली बार उसे ऐसी सच्ची वार्मथ मिली थी। वो वार्मथ अलग थी 9th समिट से, पर उतनी ही अनमोल। माँ की ममता, बाप की प्रोटेक्शन, छोटी बहन की हंसी, ये सब की वार्मथ थी। सू मिंग धीरे से बोलता है, शायद अब अगली लिटिल थिंग के परिवार को फिर मिल जाना चाहिए। चेन दाशी की सोल कुछ दिन पहले पूरी तरह से बॉडी से जुड़ गई थी। वो जल्द ही जाग जाएगा, पर सू मिंग ने उसको अभी वापस नहीं भेजा। वो वेट कर रहा था, इविल स्पिरिट सेक्ट की नजर देख रहा था जब से जाओ चोंग मरा था। 2 महीने बाद अब उसे यकीन हो गया था कि अब इविल स्पिरिट सेक्ट का ध्यान उस पर नहीं है। सोचते हुए उसने सिर उठाकर दूर देखा,
फिर आंखें बंद की और मेडिटेशन में शांत हो गया। कुछ ही देर बाद दूर स्नो में से कुछ लोग आ रहे थे। ग्रुप का लीडर चियन चेन था। उसके हाथ में एक बैग था और उसके चेहरे पर गुस्से की बदली थी। वह सुमिंग के पास आकर कुछ दूर रुका, चेहरे पर हिचकिचाहट, फिर ठंडी सी स्माइल आ गई। चेन बोलता है, जूनियर ब्रदर चेन, ये बुरा स्पॉट नहीं है ना? यहाँ की स्पिरिचुअल ऑनरा बहुत अच्छी है, स्नो का व्यू भी जबरदस्त, और सबसे खास बिल्कुल शांत और अलग। परफेक्ट जगह फॉर कल्टीवेशन। सुमिंग शांत रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शुरू में सेंचन बहुत हॉस्पिटेबल था, लेकिन दूसरे महीने से उसने आना कम कर दिया था, और जब भी आता सुमिंग को अजीब सी नजर से देखता। सेंचन बोलता है, चुप क्यों हो? जूनियर ब्रदर चेन, तुमने सच बता दिया होता कि आउटर सेक्ट से निकाले गए हो तो मैं भी उल्टा सीधा नहीं करता। मैं तुम्हें काम दे देता, अपना अपना काम करते, न तुम मेरे रास्ते में आते न मैं तुम्हारे। पर तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर मैं आउटर सेक्ट में किसी को भेजकर तुम्हारा पता नहीं लगाता तो मैं तो पूरी तरह तुमसे धोखा खा जाता। तुम्हें यहां आए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम्हारे मास्टर भी 2 महीने से लापता हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? इसी वजह से तुम्हें आउटर सेक्ट से निकाला गया। चालाक हो तुम, यहां आकर बड़े बाप बन रहे हो। ये कोई होटल है क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूं चैन, चेन बोलते बोलते और गुस्से में आता जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने आप पर था। अपने तरीके से इतना गलत जज किया, सोचा कि इस बंदे का बैकग्राउंड बड़ा है, पर असली में इसके पास कुछ भी नहीं। ये उसके ईगो पे बहुत जोर का धक्का था। उसका गुस्सा तब और बढ़ा जब उसे यह पता चला कि तुम्हें आउटर सेक्ट से कोई वापस लाने नहीं आ रहा। साल के अंत में तो एनुअल कंपटीशन भी होता है, जब यूजुअली सब आउटर डिसाइपल्स वापस बुला लिए जाते हैं, लेकिन सुमिंग का कोई हाल नहीं था। कोई खबर नहीं ली। चेन सोचता है, चेन तू इतना चालाक कैसे है? अब मैं तुझे शिक्षा दूंगा कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। चेन अपने स्लीव्स चढ़ाता है। उसके पीछे के लोग भी एकदम रेडी हो जाते हैं। सबके चेहरे पर गुस्से की झलक है। तू मेरा एरिया है और तू मुझसे उल्टा। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा और दूसरी जगह भेजवा दूंगा। यहां तू नहीं रह सकता। जैसे ही सेंचन सुमिंग के पास पहुंचने वाला था, सुमिंग ने आंखें खोली और कल्म नजर से देखा। वो नजर पावर से भरी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर की शांति देखकर केंचन एकदम रुक गया। पीछे से आने वालों को भी हाथ फैलाकर रोक दिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। सुमिंग की आंखों में देखता है और वो जितना सोच रहा था उससे भी ज्यादा शांत लग रहा था। ऐसी कॉलमनेस पर चेन का अंदर अनसेटलिंग होने लगा। दिल में हिचकिचाहट आ गई। चेन सोचता है, कहीं मैं गलत तो नहीं, ये सब नाटक है, इसीलिए पहले भी मैं इसे ऐस समझ बैठा। एस माई फट। चेन आंखें टेढ़ी करके फिर से ट्राई करता है। अब एक फेरोशियस ग्रिन लाने की कोशिश करता है। 2-4 कदम आगे बढ़ता है, मुक्का उठाने लगता है, लेकिन तभी सुमिंग की आंखों में एक चमक देखता है और उसके सारे रोम खड़े हो जाते हैं। उसका एक्शन फ्रीज हो जाता है। थोड़े कदम वापस ले लेता है और एक पल सुमिंग को घूरता है। फिर आंखों में फेयर्स ग्लेयर ले आता है। ठंडा सा हुंकता है। चेन बोलता है, ठीक है, बच्चा है तो छोड़ रहा हूं, पर अब तू यहां नहीं रुक सकता। मैं तुझे 3 दिन, अरे 7 दिन देता हूं। 7 दिन बाद यह जगह मैं जब्त कर लूंगा, और अगर तू मना करे, हे। चेन ठंडी हंसी के साथ वहां से चला जाता है। पीछे के लोगों को भी लेके दूर जाकर भी पलट के देखता है। उसकी आंखों में अब भी डर है। उसे खुद पर शक है। वो अंदर सोचता है, कुछ तो अजीब है इस बंदे में। शक्ल से लगता है कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी लगता है कुछ तो एबिलिटी है। पर क्या फायदा? कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं ही आऊंगा और सबक सिखा जाऊंगा। चेन ने हंसी में बोला, लेकिन तभी उसके शरीर में एक झटका आया, जैसे कोल्ड लग गई हो। तुरंत फर जैकेट टाइट कर ली और गाली दी। फिर सबके साथ सर्वेंट गर्ल्स क्वार्टर्स निकल गया। चेन मम्बल करता है, थोड़ा बॉडी वार्म करने को लड़कियां ही बेस्ट हैं। आग के पास बैठो, बाहों में कोई हो तो ही असली जिंदगी है ना? लाइफ बुरा नहीं है। फिर सुमिंग को छोड़कर वो चला जाता है। सुमिंग बस उसको जाते हुए देखता है। चाहे तो भेज दे थोड़ा सा खी, तो सेंचन शॉक होके मर जाए, किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन वो कुछ नहीं करता। उस पल उसके हाथ में एक ब्लैक हेयर आ चुका है। ये चेन का बाल था। सोचता है, बिल्कुल सही टाइम पर आया। अब मैं इस पर ग्रास नॉट रिकॉर्डिंग के सारे इफेक्ट्स टेस्ट कर सकता हूं। बिना एक्सप्रेशन बदले वो बाल पर नॉट्स बांधना शुरू कर देता है। साल का आखिरी दिन आ रहा था। महीनों की प्रिपरेशन के बाद आउटर सेक्ट ने अपनी डिसाइपल्स के बीच कंपटीशन रखा। यह सिर्फ इंटरनल कंपटीशन था। दूसरे इविल सेक्ट्स का इससे कोई लेना देना नहीं था। हर 10 साल इविल इमॉर्टल सेक्ट सब इविल सेक्ट्स का एक मेगा कंपटीशन करता है।
इविल स्पिरिट सेक्ट, इविल डस्ट सेक्ट और इविल लस्ट सेक्ट सीक्रेट तैयारी करते हैं। आउटर सेक्ट के एनुअल कॉन्टेस्ट के विनर को इनर सेक्ट की तरफ प्रमोशन मिलती है, फिर इनर सेक्ट में भी कॉन्टेस्ट होता है, पर यह सब सू मिंग से कोई लेना देना नहीं। उस रात जब आउटर सेक्ट का कंपटीशन चल रहा था, सू मिंग खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ा। जब कदम पड़ा, उसका शरीर धुंधला हो गया और वो गायब हो गया। अगली बार जब वो दिखा, वो इविल स्पिरिट माउंटेन के फट पर था। शांत चेहरा सीधा दूर की तरफ चला गया। प्रोटेक्शन रून भी उस पर असर नहीं करता था। किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो जा रहा है। सच ये था कि सेक्ट में किसी ने भी सू मिंग पे ध्यान नहीं दिया। सबको लगता वही 12-13 साल का लड़का है। बर्फ गजब की पड़ रही थी। सू मिंग हवा में चलता हुआ स्नो, हवा सबके बीच से निकलता गया। माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट्स सब से आगे बढ़ गया। आखिर वो एक फॉरेस्ट तक पहुंच गया। यहां पूरी सफेद चादर बिछी थी। हर ट्री, हर ब्रांच बर्फ से नी हुई, जैसे सब उसका स्वागत कर रही हो। बाहर जब आइस मेल्ट होगी तो पूरा फॉरेस्ट ऑसमेंस फूल की खुशबू से भर जाएगा। ये ऑसमेंस फॉरेस्ट था। ट्रीज के बीच से सू मिंग को वो गांव नजर आता है जो उसे इतना प्यारा लगता था। हर घर में रोशनी थी जिसे देखकर सीने में गर्माहट आती थी, खासकर ऐसी डार्क स्नोई नाइट में। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सू मिंग स्नो पर कदम रखता है, क्रंचिंग साउंड आती है और एक नॉर्मल घर के सामने रुक जाता है। अंदर लैंप की रोशनी पेपर की खिड़की पर चमक रही थी। एक छोटी लड़की की शैडो अपने बाल गूंथ रही थी। 1 साल हो गया था सू मिंग को वो गांव छोड़े हुए। जब पूरी बस्ती में फैमिली रियूनियंस हो रही थीं, वो यहीं घर के बाहर खड़ा लैंप और विंडो पे रिफ्लेक्ट होती शैडो देखकर धीरे से बोलता है, अगली लिटिल थिंग, तेरा बड़ा भाई डॉग लेफ्ट ओवर्स वापस आ गया। 1 साल पहले जब सू मिंग यहां से गया था, उसकी कल्टीवेशन बेस का सिर्फ 1 हिस्सा ही वापस आया था। अब जब वापस लौट रहा था तो लगभग 6 उसने रिकवर कर ली थी। लेकिन चाहे जो भी हो, सू मिंग तो फिर भी वही सू मिंग था। वही बड़ा भाई जिसे अगली लिटिल थिंग पुकारती थी। वही कमजोर पर समझदार लड़का जो अगली लिटिल थिंग के मां बाप की आंखों का तारा था। सू मिंग घर के बाहर खड़ा होकर धीरे से दरवाजा खटखटाता है। बाहर तो ब्लिजर्ड की चीख पुकार थी। उसमें यह नॉक बहुत हल्की सी ही लगती, पर घर के अंदर जैसे ये आवाज साफ गूंज रही थी। घर के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? ये अगली लिटिल थिंग की आवाज थी, पर इसमें कोई रंग, कोई ताकत नहीं थी। सू मिंग धीरे से बोलता है, मैं हूं। जैसे ही उसकी आवाज घर में पहुंची, एक पल में पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद अंदर से दरवाजा एक झटके में खुल गया और बाहर की तेज हवा और स्नो अंदर घुसने लगी। लेकिन उसी वक्त सू मिंग अपने कमजोर शरीर से दरवाजा और हवा के बीच पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। हवा अंदर घुस ही नहीं पाई। अगली लिटिल थिंग तक तो जाना दूर की बात थी। वो लगातार आंखों में खुशी के आंसू लिए सू मिंग को देखती रह गई। अगली लिटिल थिंग जोर से चिल्लाती है, बिग ब्रदर, और दौड़कर सू मिंग को गले लगा लेती है। सू मिंग उसकी पीठ पर हाथ से थपथपाता है और अब भी अपने शरीर से उसको हवा और स्नो से बचाता है। सू मिंग मुस्कुराता है, कहता है, रोना मत अगली लिटिल थिंग। देख, अब 1 साल हो गया हमारी मुलाकात को, तू कितनी बड़ी हो गई है। जब सू मिंग सर उठा के देखता है तो अंदर एक कपल खड़ा था। वो आदमी अगली लिटिल थिंग का पापा, सिर पर सफेदी, चेहरे पर और रिंकल्स, शरीर थोड़ा झुका हुआ और चेहरा पतला, होंठों पे आंसू और कुछ कहने की कोशिश। मां के बाल और ज्यादा सफेद, पुरानी खूबसूरती बस छवि बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सू मिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत लगे। वो बोलती है, तू लौट आया, हम तो बस तेरा इंतजार ही कर रहे थे। बातों से सू मिंग का दिल इतनी गर्माहट से भर गया कि उसने अगली लिटिल थिंग का हाथ पकड़ा, उसे अंदर ले गया। दरवाजा बंद कर वो पूरे परिवार के सामने जमीन पर बैठकर झुक गया। सू मिंग बोलता है, पा, मां, आपका बेटा डॉग लेफ्टओवर्स वापस आ गया। यह जो गर्माहट थी वो पूरी ठंड, दुख और दूरी को मिटाते हुए पूरे घर में फैल गई। सू मिंग इस फैमिली की रोशनी बन गया और इस रात अगली लिटिल थिंग की हंसी फिर से वहीं बचपन वाली हो गई। घर में वार्मथ गूंज उठी। पापा बार बार प्रेम से सू मिंग की तरफ देखते। मां अंदर से एक नई कॉटन जैकेट निकाल लाई। वो खुद से सीकर सू मिंग के लिए बनाई थी। जब सू मिंग ने वो जैकेट पहनी, वो बिल्कुल एक नॉर्मल जवान लड़के जैसा लगने लगा। कोई रंजिश नहीं, कोई खून, कोई मुश्किल भरी फीलिंग नहीं, सिर्फ इस परिवार का प्यार और गर्माहट थी। उनकी रोशनी बुझती नहीं थी। चाहे बाहर कितना ही अंधेरा हो, हवा कितनी भी तेज चले, घर की लाइट जलती ही रहती थी। अब उस रोशनी को जलाने के लिए तेल नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और सुकून काफी था। वही प्यार सू मिंग ने दिल में बसाया,
एक खूबसूरत मेमोरी बनाकर जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था। उस याद में अगली लिटिल थिंग उसके माँ बाप और खुद सूमिंग हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा और कभी अगली लिटिल थिंग को भी बताया था, मैं तुम सबके साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम सब जिंदा हो। लेकिन अक्सर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दुनिया में एक तसल्ली होती है जो ज्यादा लंबे समय तक किसी की जिंदगी में इतनी खूबसूरती नहीं देख सकती। इसीलिए फ्लीटिंगनेस यानी पल भर की खुशी को हर खुशी का साथी बना दिया गया। इसीलिए लोग कहते हैं खुशी हमेशा कुछ पलों की होती है। ये रात भी ऐसे ही खत्म हो गई जैसे हर खूबसूरत लम्हा जिंदगी में जल्दी चला जाता है। और सूमिंग अब भी हमेशा के लिए इस जगह नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर रह जाता तो परिवार को खतरा हो सकता था जब तक उसकी कल्टीवेशन बेस पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाती। वो बस ये फ्लीटिंग खुशी अपने दिल में बसा सकता था और चुपचाप बिना किसी शोर के वहां से निकल सकता था। फिर एक छोटी बेड पर एक लड़का पड़ा था जो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। चेनदास जी। वो अगली लिटिल थिंग का बड़ा भाई था, एक बेचारा सोल। उसका चेहरा ओरिजिनली मिडिल एज्ड लगना चाहिए था, पर सूमिंग ने कभी भी अगली लिटिल थिंग के पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ना चाहा और नहीं अगली लिटिल थिंग को रुलाते देख सकता था। इसीलिए उसने अपनी कल्टीवेशन की रिकवरी को डिले कर दिया, अपनी लाइफ फोर्स चेनदासी को दे दी ताकि वो सिर्फ 20 साल का लगे। पर यह सब एक फॉल्स इल्यूजन है। 10 साल के बाद वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। सूमिंग चला गया। उसने अगली लिटिल थिंग के माँ बाप के शरीर को भी ठीक किया, उनकी बीमारियां दूर की, अगली लिटिल थिंग का बर्थ मार्क भी और हल्का कर दिया। फिर बिना दरवाजा खोले एक कदम लिया और बाहर आ गया। सूमिंग सोचता है, अगर ये फेयरवेल का दरवाजा खोलना ही मेरा जाना माना जाए तो मैं कभी ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। पीछे अनंत बर्फ थी, सारा रास्ता भर गया था। लगता था कि उसके घर को बाकी दुनिया से काट दिया गया है। धीरे धीरे सब कुछ एक सफेद बेकायनात की तरह हो रहा था। सूमिंग ने स्नो पे चलते चलते अकेला ही लंबे सफर पर निकल गया। उसके बाल, शरीर, कॉटन जैकेट सब पर बर्फ बिक गई थी, पर उसके दिल में फैमिली का प्यार गर्माहट बन गया। उसकी रगों में उस बर्फ की ठंड के बावजूद सूरज की तरह चल रहा था। वो चला गया। बर्फ, हवा सब में अकेला चलता गया। धीरे धीरे पीछे फेड हो गया और सफेद दुनिया में खो गया। हवा की चीख पुकार शून्य की आवाज जैसे लग रही थी और बर्फ गिर रही थी जैसे कोई गीत की बोल हो जो इस सुनाए ए जगह में गूंज रही हो। किसी को समझ नहीं कौन सुन रहा है। वो गीत एक बर्फ में डूबी बस्ती के बारे में था। एक तन्हाई जो रोशनी बुझा देता है, किसी अनजान चेहरे की शाम, किसी पराया इंसान के सारे बचपन के साल जो खो गए। जब सूमिंग चला गया तब अगली लिटिल थिंग के घर की बेड पर पड़े चेनदाशी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक जैसी भूली बिसरी सी सोच थी, जैसे अभी लंबे सपने से जागा हो। उस सपने के अंत में एक आवाज गूंजती थी। वही आवाज उसको वापस इस घर लाई थी। आप पहले ही मर चुके थे। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपको 10 साल की जिंदगी और दे दूं। इन 10 सालों को अपने मां बाप और छोटी बहन के साथ बिताना।